ये बात है 1988 के दिनों की। मेरेडिथ मारन, एक जर्नलिस्ट और फेमिनिस्ट ऑथर, एक दिन ये दावा करती है कि इनके पिता ने बचपन में इन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया था। 37 साल की उम्र में इन्होंने ये बात अपनी फैमिली को बताई। मेरेडिथ का ये दावा सुनकर इनकी पूरी फैमिली हैरान हो गई। मेरेडिथ के पिता ने इस बात को मानने से साफ मना कर दिया। मेरेडिथ के इस खुलासे से उनकी पूरी फैमिली बिखर गई। उनका परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग मेरेडिथ के सपोर्ट में चले गए और कुछ लोग मेरेडिथ के। करीबन 8 साल के बाद 1966 में मेरेडिथ को एक और चौंकाने वाला एहसास हुआ कि उनके पिता ने उनको सेक्सुअली अब्यूज किया ही नहीं था। ये महज उनके मन की एक कल्पना थी। गिल्ट में डूबी मेरेडिथ ने अपने पिता से लगातार माफिया मांगी और दूसरे फैमिली मेंबर्स ने भी अपना गिल्ट एक्सप्रेस किया। बट इट वॉज टू लेट। हर फादर वॉज नो मोर। बाद में पता चला कि मेरेडिथ अकेली नहीं थी जिनके साथ ये सब हुआ था। मेरेडिथ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय लाई ए ट्रू स्टोरी ऑफ फॉल्स मेमोरी में ये साफ बताया है कि 1980s में ऐसी बहुत सारी वुमेन्स थी जिन्होंने अपने मेल फैमिली मेंबर्स पर सेक्सुअल असॉल्ट के फेक इल्जाम लगाए थे, जो कि आगे चलकर झूठे साबित हुए। पर सवाल ये आता है कि आखिर क्यों मेरेडिथ मारन और दूसरी विमेंस अपने ही फैमिली मेंबर्स पर ऐसे भयानक आरोप लगा रही थीं? आप ये तो जानते ही हैं कि आप एक इंसान के कान में कुछ कहते हैं और वो बात 10 लोगों तक पहुंच जाती है और आखिरी इंसान जो बात सुनता है उसका उस बात से कोई रिलेशन नहीं होता जिससे आपने शुरुआत की होती है। बेसिकली दैट्स हाउ आवर मेमोरी वर्क्स। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, फिर थोड़े दिनों बाद आपको वो बात कुछ अलग ढंग से याद आती है। फिर आप वो बात किसी और को बताते हो, पर उस बात में छुपे लूप होल्स में कुछ ऐड करके, ताकि वो बात थोड़ी एक्साइटिंग लगे और हम पागल न लगे। फिर यही लूप रिपीट होता रहता है और हमारी ओरिजिनल एक्सपीरियंस का बस 1/3 पार्ट ही ओरिजिनल रह जाता है और हम इसी बात को सच समझने लगते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को हमारे बिलीव्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही समझता है। Every new piece of information is measured against the values and conclusions we already have. Our brain is already biased towards what we feel to be true in that moment. मेरेडिथ की स्टोरी हमें और अच्छे से तब समझ में आएगी जब हम उनकी वैल्यूज को समझेंगे, जिससे उनके अंदर ये बिलीफ आया। सबसे पहले मेरेडिथ का बचपन से ही उनके पिता के साथ बहुत स्ट्रेसफुल और डिफिकल्ट रिलेशन था। मेरेडिथ के मेंस के साथ बहुत सारे फेल्ड रिलेशनशिप्स थे, तो पहले से ही मेंस के साथ उनकी वैल्यूज नहीं जुड़ी हुई थी। फिर 1980 में मेरेडिथ रेडिकल फेमिनिस्ट बन गई और चाइल्ड अब्यूज पर रिसर्च करने लगी। मेरेडिथ हर दिन एक के बाद एक भयानक कहानियों का सामना करती थी और सालों तक ये काम करती रही। इन्हीं सब के चलते मेरेडिथ स्ट्रेस में आ गई और बहुत दुखी रहने लगी। लगभग इसी समय एक नए टाइप का ट्रीटमेंट बहुत तेजी से फेमस हो रहा था, रिप्रेस्ड मेमोरी थेरेपी। इस ट्रीटमेंट में डॉक्टर पेशेंट को ट्रांस लाइक स्टेट में डाल देते थे, जहां से वो अपने पेशेंट की बचपन की भूली हुई यादों को फिर से एक्सपीरियंस कराते थे। सो देयर यू हैव मेरेडिथ, सैड और हर दिन चाइल्ड अब्यूज और मोलेस्टेशंस की रिसर्च करती हुई, बैड रिलेशनशिप्स विद फादर एंड बैड रिलेशनशिप्स विद मैन। इन्हीं सब के चलते ही मेरेडिथ की गर्लफ्रेंड, जी हाँ गर्लफ्रेंड, मेरेडिथ लेस्बियन थी। वो मेरेडिथ को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती हैं और वो थेरेपिस्ट मेरेडिथ के ऊपर रिप्रेस्ड मेमोरी थेरेपी ट्राई करता है। हमारे माइंड की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये रहती है कि वो किसी भी एक्सपीरियंस को ऐसे प्रोसेस करता है जिससे वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और बिलीफ्स से मेल खाए। पर कुछ जगहों पर हमारे प्रेजेंट और पास्ट एक्सपीरियंसेस मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में हमारा दिमाग पास्ट एक्सपीरियंस से मेल खाने लायक फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करता है।
ठीक ऐसा ही मेरेडिथ और 1980s की दूसरी विमेंस के साथ भी हुआ था। उस समय जिन लोगों के जीवन में परेशानियां थी या फिर जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे, वो ऐसी ही फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करते थे। उस समय ये प्रोसेस और माइंड की स्टेट बहुत कॉमन हो गई थी, तो इस कंडीशन को फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम से इंट्रोड्यूस किया गया और जो भी थेरेपिस्ट ये थेरेपी प्रैक्टिस करते थे उनके लाइसेंस बैन करे गए और इस थेरेपी को भी बैन कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी कन्वेंशनल स्टडीज है जो हमें बताती हैं ट्रस्ट योरसेल्फ एंड टू गो विद योर गट, लेकिन इसका शायद एक ही जवाब है, ट्रस्ट योरसेल्फ लेस। पर अगर हमारे दिमाग और दिल इतने ही अनरिलायबल हैं तो हमें अपने इंटेंशंस पर क्वेश्चन और भी ज़्यादा सवाल उठाने चाहिए। ऐसे में तो सेल्फ स्केप्टिसिज्म और अपनी ही फीलिंग्स पर सवाल उठाना ज़्यादा लॉजिकल लगता है। जानती हूँ ये बातें बहुत डरावनी और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लग रही हैं, पर वास्तव में ये बिल्कुल अपोजिट है। इट्स नॉट ओनली द सेफर ऑप्शन बट liberating as well.